गांव में शोभा नाम की अंधी बुढ़िया और उसकी 4 बेटियों के बारे में अजीबोगरीब बातें चल रही हैं। लोग उन्हें परियां या चुड़ैल मानते हैं। शोभा जंगल जाने की तैयारी कर रही है। अरे तूने सुना है उस अंधी बुढ़िया की 4 बेटियां हैं, पर आज तक किसी ने उनकी परछाई तक नहीं देखी। लोग कहते हैं वो परियां हैं और कुछ तो उन्हें चुड़ैल बताते हैं। उस घर से कभी किसी लड़की के हंसने या बोलने की आवाज तक नहीं आती, बस वो बुढ़िया ही बड़बड़ाती रहती है। गंगा, जमुना, कावेरी और नैना, मेरी बात ध्यान से सुनो। मैं लकड़ी काटने जंगल जा रही हूँ और जब तक मैं वापस ना आ जाऊं, कोई भी घर की दहलीज पार नहीं करेगा। बाहर की दुनिया बहुत जालिम है और गांव वालों की नजरें तुम पर गड़ी हुई हैं। जी माँ, आप परेशान मत होइए, हम कहीं नहीं जाएंगे। शोभा बाहर निकलती है और झोपड़ी के दरवाजे पर एक भारी सा पुराना ताला जड़ देती है। वो लाठी टेकते हुए जंगल की ओर निकल जाती है। गांव का एक लड़का रतन झाड़ियों के पीछे छिपकर ये सब देख रहा होता है। वो ताला खोलने और खिड़की से झांकने की कोशिश करता है, लेकिन अंदर घना अंधेरा और सन्नाटा होता है। आज तो सही मौका है, बुढ़िया जंगल चली गई है। आज तो मैं देख कर ही रहूंगा कि इन 4 दीवारों के पीछे आखिर वो कौन सी अप्सराएं या बलाएं छिपी हैं। अरे यहाँ तो घना अंधेरा है, कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा। सन्नाटा ऐसा है जैसे अंदर कोई रूह तक ना हो। कहाँ गई होंगी वो चारों बहनें? क्या वो बुढ़िया हम सबको पागल बना रही है? रतन खौफ और उलझन के मारे वहाँ से भाग खड़ा होता है। शाम ढल चुकी है। शोभा लकड़ियाँ बेचकर और खाना खरीदकर झोपड़ी के पास पहुँचती है। वो ताला खोलती है और अंदर चारों बेटियों के रोने की आवाज सुनती है। अरे क्या हुआ तुम चारों को? तुम सब रो क्यों रही हो? माँ, आखिर आप हम चारों बहनों के साथ ऐसा क्यों कर रही हो? हमें इस अंधेरी कोठरी के ताले के पीछे क्यों कैद कर रखा है? ओहो, चुप हो जाओ और याद रखना कि तुम्हें अपनी सच्चाई किसी को नहीं दिखानी है। बाहर की दुनिया तुम जैसों के लिए नहीं है बेटा। कैसी माँ हो तुम? अपनी ही बेटियों को जानवरों की तरह जंजीरों और तालों में क्यों रखती हो? क्या गुनाह है हमारा? माँ, हम सब इंसान हैं। हम बाकी लड़कियों की तरह आजाद क्यों नहीं जी सकते? हमें धूप और खुली हवा क्यों नसीब नहीं होती? शोभा कुछ नहीं कहती और बाहर चली जाती है। चारों बहनें एक दूसरे को पकड़कर फूट फूट कर रोने लगती हैं। अगले दिन शाम को मोहन नाम का एक निडर लड़का झोपड़ी के पास से गुजरता है और खिड़की से नीली रोशनी देखता है। वो रात भर सो नहीं पाता और अगली सुबह फिर वहाँ पेड़ के पीछे छिपकर पहरा देने लगता है। हे भगवान, ये मैं क्या देख रहा हूँ? ये रोशनी कैसी है? गांव वाले सच ही कहते थे कि इस बुढ़िया की झोपड़ी में कोई तो गहरा राज है। नहीं, ऐसे हाथ पे हाथ धर के बैठने से कुछ नहीं होगा। मुझे उस झोपड़ी का राज दफन होने से बचाना होगा। घर के अंदर चारों बहनें परेशान हैं। दीदी, आज माँ को जंगल गए बहुत देर हो गई। मुझे डर लग रहा है, कहीं गांव वालों को हमारे बारे में पता तो नहीं चल गया ना? शांत हो जाओ गंगा। माँ ने कहा है कि जब तक वो ना आए हमें अपनी जगह से हिलना भी नहीं है। हमारी परछाई भी हमारी सबसे बड़ी दुश्मन है। हाँ, मैं इस घर से भागना चाहती हूँ। मेरी माँ हमें जबरदस्ती कैद रखती हैं। क्या तुम मेरी मदद करोगे? पागल मत बनना है ना। अगर किसी ने हमें देख लिया तो माँ हमें जिंदा नहीं छोड़ेगी। वो अंधी जरूर है, पर उसकी जादुई शक्ति हम सबको राख कर सकती है। नैना खिड़की का डंडा तोड़कर बाहर कूद जाती है, लेकिन लड़खड़ाकर गिरने ही वाली होती है कि मोहन उसे थाम लेता है। डरो मत, तुम वही हो ना जो उस बुढ़िया की कैद में हो? हाँ, मैं इस घर से भागना चाहती हूँ। मेरी माँ हमें जबरदस्ती कैद रखती हैं। क्या तुम मेरी मदद करोगे? भागते समय शोभा रास्ते में आकर खड़ी हो जाती है। मैंने तुझे पहले ही पहचान लिया था लड़के। तू यहाँ सच जानने और मेरी बेटियों को ले जाने के लिए आया था ना? तुम तो अंधी हो। तुम्हें कैसे पता कि मैं यहाँ हूँ? मैं आँखों से नहीं देख सकती, पर रूहों की आहट पहचानती हूँ। अब इसकी सजा तो गांव वाले देंगे। चल मेरे साथ। नहीं माँ,
इसकी कोई गलती नहीं है, इसे छोड़ दो। ये तो बस यहाँ से भागने में मेरी मदद कर रहा था। शोभा बेटियों को अंदर धकेलकर ताला जड़ देती है और मोहन को गांव के चौपाल पर ले जाती है। अरे क्या हो गया शोभा बहन, तुम आज इस लड़के को इस तरह घसीटते हुए यहाँ क्यों लाई हो? देखो गांव वालों, मैं एक बेबस अंधी औरत हूँ। ये लड़का मेरी जवान बेटियों को परेशान कर रहा था और उन्हें बहला फुसलाकर घर से भगाने की कोशिश कर रहा था। क्या यही तुम्हारे संस्कार हैं? तेरी इतनी हिम्मत, एक अंधी बुढ़िया की बेटियों पर बुरी नजर डालता है, मारो इसको। ये झूठ बोल रही है। मेरी बात पर यकीन कीजिए, आप लोग ऐसा नहीं कर सकते। मुझे मत मारिए। गांव वाले मोहन को पीटने लगते हैं। तभी मोहन के पिता रामलाल वहां पहुंचते हैं। गाँव वालों, रुक जाओ, इसे मत मारो। मैं आप सबके सामने हाथ जोड़ता हूँ, इसे छोड़ दो। रामलाल मोहन को घर ले जाकर अंधेरे कमरे में बंद कर देते हैं। तुझे शर्म नहीं आई? एक अंधी औरत की बेबस बेटियों पर तेरी नजर थी। आज तेरी वजह से पूरे गांव में मेरा सिर झुक गया। आज से तू इसी कमरे में सड़ेगा, समझा? मेरी बात पर यकीन कीजिए पिताजी, सब झूठ बोल रहे हैं। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। दीदी, मैं सच कह रही हूँ। मोहन की मासूम आंखों को देखते ही मुझे उससे प्रेम हो गया। मुझे बुरा लग रहा है कि मैंने उसे धोखा दिया। पगली, माँ हम सबकी आंखों से देखती है। नैना, अगर तू मोहन के सामने धोखेबाज नहीं बनती और उसे माँ के जाल में नहीं फंसाती, तो माँ अपनी जादुई शक्तियों से मोहन को जान से मार देती। तूने उसे धोखा देकर असल में उसकी जान बचाई है। शोभा अंदर आती है और एक कुटिल मुस्कान के साथ खड़ी हो जाती है। अच्छा हुआ कि वक्त से पहले ही मैंने वो षड्यंत्र रच लिया। उस लड़के ने जैसे ही तुम चारों की झलक देखी थी, तभी अपनी अगली चाल चल दी थी मैंने। आपने मुझे मजबूर किया था माँ। आपने मुझे मोहरा बनाकर उस मासूम इंसान को फंसाया, पर आपने ऐसा क्यों किया? हमें आजाद कर दो। माँ, हम सब यहाँ घुट घुट कर मर रहे हैं। बाहर की दुनिया देखने का हक क्या हमें नहीं है? भला कोई माँ अपनी ही बेटियों के साथ ऐसा कैसे कर सकता है? आप हमारी माँ हो या कोई जल्लाद? नहीं, तुम लोग आजाद नहीं जी सकते। यही मेरी नियति है और यही मेरा बदला है। बदला? माँ, भला अपनी बेटियों से कोई बदला कैसे ले सकता है? हमने आपका क्या बिगाड़ा है? तुम मेरी बेटियां नहीं हो, तुम तो उस दुश्मन की निशानी हो जिसने मेरा सब कुछ छीन लिया। तुम मतलब कि आप मेरी सगी माँ नहीं हो? फिर मेरे माता पिता कौन है? आपने मुझे क्यों चुराया? मुझे पूरा सच जानना है। ठीक है, अगर तुम चारों को पूरा सच जानना है तो सुनो। ये उस समय की बात है जब मैं ठाकुर के यहाँ साफ सफाई का काम करती थी और मेरी एक बहुत ही प्यारी सी बेटी थी, तारा। माँ, मुझे आपसे एक बात कहनी है। हाँ बेटा, कहो क्या हुआ? सब ठीक तो है ना? माँ, अब मैं घर जा रही हूँ। तारा, कितना वक्त लगा दिया आने में? कब से तुम्हारा इंतजार कर रहा था। देखो अभिजीत, हम दोनों बचपन से प्रेम करते हैं, लेकिन हमारे रिश्ते का कोई मुकाम नहीं। देखो, मैं तुमसे बहुत प्रेम करता हूँ और तुम्हें किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ सकता। मैं भी तुमसे प्रेम करती हूँ, बस हमारे प्रेम को किसी की नजर न लगी। शोभा, देखो, आज हवेली की अच्छे से साफ सफाई कर देना। क्या हुआ ठाकुर साहब, आज कोई विशेष बात है क्या? हाँ, मेरे भाई अभिजीत को लड़की वाले देखने आने वाले हैं। माँ, मैंने आपसे एक बहुत बड़ा सच छुपाया है। माँ, ठाकुर के छोटे भाई अभिजीत से मैं प्रेम करती हूँ और उनसे ही शादी करना चाहती हूँ। ये तुम कैसी बातें कर रही हो बेटी? नहीं, ये कभी नहीं हो सकता। नहीं माँ, मैं छोटे ठाकुर से बहुत प्रेम करती हूँ। अब जाकर ठाकुर साहब से हम दोनों के रिश्ते की बात करो ना। हे भगवान, ये तुमने क्या कर दिया? लेकिन ये नामुमकिन है। फिर भी तुम्हारी खुशी के लिए मैं ठाकुर के पास रिश्ता लेकर जरूर जाऊंगी। तभी शोभा और तारा ठाकुर जी के घर जा पहुंची। ठाकुर साहब, मेरी बेटी तारा आपके छोटे भाई अभिजीत से बहुत प्रेम करती है। मैं चाहती हूँ कि आप इन दोनों बच्चों का रिश्ता कर दें। शोभा, तुम इतने वर्षों से हमारे घर में झाड़ू पोछा का काम करती हो, क्या तुमने अपनी औकात देखी है? एक रोड चलते भिखारी की 2 कौड़ी की बेटी भला एक ठाकुर परिवार की बहू बनने का ख्वाब देख रही है?
नहीं ठाकुर साहब, छोटे ठाकुर मुझसे प्रेम करते हैं। अरे मेरे भाई ने तो तुम जैसी भिखारी की बेटी को बस दिल बहलाने के लिए इस्तेमाल किया होगा। चली जा यहाँ से। ऐसा मत कहिए ठाकुर साहब। शोभा इसका बाप नहीं है, पर तू तो माँ थी। तुझे अपनी औकात देखकर अपनी बेटी को समझाना चाहिए था। चली जा। नहीं ठाकुर साहब, ये आप कैसा गंदा इल्जाम मेरी बेटी पर लगा रहे हैं। अरे मैं सच ही तो कह रहा हूँ, चली जा। ये सब सुनने से अच्छा है कि मैं मर जाऊं। मुझे अब जीने का कोई हक नहीं है। मैंने अपनी माँ को कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा। तारा कुएं में छलांग लगा देती है। नहीं बेटी, ये तुमने क्या किया? नहीं, तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकती। तुम्हारी बेटी ने बिल्कुल सही कदम उठाया है। इसे पता था कि इसकी औकात एक मेंढक की तरह है। आइंदा फिर कभी तुम भी मेरी हवेली के आसपास मत दिखाई देना। ठाकुर, तुम्हें अपनी धन दौलत का बहुत घमंड है ना? तुमने मेरी मासूम बच्ची को आत्महत्या करने पर मजबूर किया। मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी और इसका बदला तो मैं तुमसे लेकर रहूंगी। जा जा, तुझ जैसों की धमकियां बहुत देखी हैं। शोभा बदला लेने के लिए एक तांत्रिक के पास जाती है। तांत्रिक महाराज, मुझे आपकी मदद चाहिए। मैं आपकी शरण में आई हूँ क्योंकि मुझे बदला लेना है। तुम यहाँ आई हो तो तुम्हें पता है ना, यहाँ हर एक चीज की कीमत देनी पड़ती है। मैं कुछ भी कीमत चुकाने को तैयार हूँ। बस मैं उस ठाकुर को खून के आंसू रुलाना चाहती हूँ। ठीक है, मैं तुम्हें ऐसी शक्तियाँ दूंगा, लेकिन बदले में तुम्हें अपनी दोनों आंखें देनी होंगी। मेरी बेटी ने उस ठाकुर की वजह से अपनी जान दे दी, तो क्या मैं उन ठाकुरों से बदला लेने के लिए अपनी दोनों आंखें नहीं दे सकती? हाँ, मैं अपनी दोनों आंखें देने के लिए तैयार हूँ। हाँ, तुमने बहुत ही अच्छा विचार किया है। आज से तुम अपनी दोनों आंखें मुझे दोगी और एक अंधी बनकर जीवन जियोगी। तब से मैंने तुम चारों को यहाँ कैद करके रखा है। ठाकुर, तुम चारों की यादों में तिल तिल तड़पता है। वो दर दर तुम सबको ढूंढता फिरता है, लेकिन तुम चारों उसे कभी नहीं मिल सकती, और यही मेरा बदला है। तो ये सच है, हमारे पिताजी ने जो आपके साथ किया वो बहुत गलत था, लेकिन आपने भी जो किया वो सही नहीं किया। आपने हमें हमारे माता पिता से अलग कर दिया। हमें अपने माँ बाप के पास जाना है। नहीं, इतनी आसानी से नहीं जाने दूंगी। तुम लोग कितना भी रो पीट लो, पर यहाँ से कभी नहीं जा सकती। माँ, जो आपके साथ हुआ वो बहुत गलत हुआ, पर हमारे साथ जो हो रहा है वो भी तो गलत है। पिता की सजा हम क्यों भुगते? भुगतनी तो पड़ेगी। जब तक उस ठाकुर का वंश मेरी आंखों के सामने नहीं तड़पेगा, तब तक मेरी बेटी की रूह को शांति नहीं मिलेगी। माँ, मैं मोहन को चाहती हूँ। उसने मेरी जान बचाई है। हमें एक ऐसा जीवन जीने का मौका दो। अगर आप हमें इस नर्क से आजाद नहीं करोगी तो मैं अपनी जान दे दूंगी। शोभा की आंखों से पहली बार आंसू निकलते हैं। उसका कठोर हृदय पसीज जाता है। ठीक है, मैं तुम्हें आजाद कर दूंगी, लेकिन मेरी एक शर्त है। अपने बाप को सजा अब तुम चारों ही दोगी। चलो मेरे साथ। शोभा चारों बेटियों को लेकर ठाकुर की खंडर हवेली के पास पहुंचती है। ठाकुर अब एक फटीहाल झोपड़ी में रहता है। 18 साल बीत गए मालती, पर आज भी मेरी आंखों के सामने वही रात घूमती है। 4 नन्ही जान आई थी इस घर में, पर भगवान ने एक ही पल में सब छीन लिया। कहानी यहाँ समाप्त होती है, जहाँ शोभा अपने बदले की अंतिम मंजिल पर खड़ी है और चारों बेटियां अपने असली पिता के सामने खड़ी होने वाली हैं। सुबह की हल्की धूप गांव की गलियों में फैल रही थी। बस स्टैंड के पास रमेश की छोटी चाय की दुकान हमेशा की तरह खुल चुकी थी। उसकी मुस्कान ही उसकी सबसे बड़ी पहचान थी। राम राम काका, आपकी अदरक वाली चाय तैयार है। पहले चाय पी लीजिए, फिर आराम से खेत की बात करेंगे। बेटा रमेश, तेरी चाय जितनी मीठी है उतना ही मीठा तेरा व्यवहार भी है। भगवान तुझे हमेशा खुश रखे। रमेश अमीर नहीं था, लेकिन मेहनत और ईमानदारी में उसका कोई मुकाबला नहीं था। गांव का हर व्यक्ति उस पर भरोसा करता था और सम्मान देता था। रमेश, आज मेरे पास पूरे पैसे नहीं हैं, बाकी पैसे मैं कल सुबह जरूर दे दूंगा। कोई बात नहीं भैया, इंसान का भरोसा पैसों से बड़ा होता है।
जब सुविधा हो तब आराम से दे देना। उसी समय गांव का वर्तमान मुखिया अपनी गाड़ी से वहां पहुंचा। उसके साथ कुछ लोग भी थे। उसने रमेश को ध्यान से देखना शुरू किया। रमेश, सुना है पूरे गांव में तेरी ईमानदारी की चर्चा होती रहती है, क्या ये सच है? मुखिया जी, मैं सिर्फ अपना काम पूरी निष्ठा से करता हूँ। लोगों का प्यार ही मेरी सबसे बड़ी कमाई है। मुखिया ने चाय पी और बिना पैसे दिए आगे बढ़ने लगा। ये देखकर आसपास खड़े लोग चुप हो गए। सबकी नजरें रमेश पर टिक गईं। मुखिया जी, एक बात कहूँ, आपकी चाय के 20 रुपए रह गए हैं, कृपया जाते जाते दे दीजिए। तुम्हें पता है तुम किससे पैसे मांग रहे हो? पूरे गांव का मुखिया हूं मैं। रमेश के चेहरे पर डर नहीं था। उसने विनम्रता बनाए रखी, लेकिन अपने सिद्धांतों से पीछे हटने का विचार उसके मन में बिल्कुल नहीं आया। मुखिया जी, मेरे लिए हर ग्राहक बराबर है। चाय मेहनत से बनती है, इसलिए उसका मूल्य सभी के लिए एक जैसा है। मुखिया ने रमेश के पैसे दे दिए और वापस अपनी गाड़ी में बैठकर चला गया। वाह रमेश, सच बोलने के लिए हिम्मत चाहिए। आज तूने सबका सिर गर्व से ऊंचा कर दिया। मुखिया घर पहुंचा, लेकिन रमेश की बातें उसके मन में बार बार गूंज रही थीं। पहली बार किसी ने बिना डर के उससे सच कहा था। ये लड़का गरीब जरूर है, लेकिन इसका आत्मसम्मान किसी अमीर से कम नहीं। ऐसे लोग बहुत कम मिलते हैं। मुखिया जी, अगर ऐसे लोग गांव की जिम्मेदारी संभालें तो गांव सचमुच बदल सकता है। अगली सुबह मुखिया ने पूरे गांव में एक घोषणा करवाई। पंचायत चौपाल पर सभी ग्रामीणों को इकट्ठा होने के लिए कहा गया। सुनो सुनो, आज दोपहर पंचायत चौपाल में सभी गांव वाले समय पर पहुंचे। मुखिया जी एक महत्वपूर्ण घोषणा करने वाले हैं। लगता है कोई बड़ा फैसला होने वाला है। चलो समय पर पहुंचते हैं। चौपाल पर सैकड़ों ग्रामीण जमा हो गए। रमेश भी साधारण कपड़ों में चुपचाप सबसे पीछे खड़ा होकर सभा सुनने लगा। आज मैं गांव के सामने एक परीक्षा की घोषणा करता हूं। जो व्यक्ति सबसे ईमानदार और समझदार साबित होगा, उसे विशेष जिम्मेदारी दी जाएगी। ये तो बहुत अच्छी बात है। अब असली पहचान ईमानदारी से होगी, धन दौलत से नहीं। सभा खत्म होने के बाद कई लोग रमेश के पास आए। सभी ने उसे परीक्षा में भाग लेने के लिए प्रेरित किया। रमेश सोच में पड़ गया। आए वीरू काका, आज इतनी जल्दी क्यों? रमेश बेटा, आज पंचायत में बात कही वो सुनी ना? रमेश, ये मौका हर किसी को नहीं मिलता। पूरे गांव को तेरे जैसे सच्चे इंसान की जरूरत है। अगर मैं जिम्मेदारी के योग्य हुआ तो पूरी मेहनत और ईमानदारी से गांव की सेवा करने की कोशिश करूंगा। अगली सुबह पंचायत ने परीक्षा का पहला चरण शुरू किया। पूरे गांव के सामने एक चमड़े का बैग रखा गया, जिसमें बहुत सारे रुपए और जरूरी कागज थे। जो भी इस बैग को उसके असली मालिक तक सही सलामत पहुंचाएगा, वही ईमानदारी की पहली परीक्षा में सफल माना जाएगा। देखते हैं कौन इस कठिन परीक्षा में सच्चाई और लालच के बीच सही रास्ता चुनता है। सभा खत्म होते ही एक चालाक व्यक्ति चुपके से बैग उठाकर अपने घर ले गया। उसने सोचा कि किसी को इस बात का पता नहीं चलेगा। इतने सारे पैसे हैं, अगर मैं थोड़ा हिस्सा रख लूं तो किसी को क्या पता चलेगा? सब मुझे ही ईमानदार समझेंगे। गलत कमाई कभी सुख नहीं देती। अभी भी समय है, सच का साथ दो। उधर रमेश अपनी चाय की दुकान बंद करके गांव में बैग के असली मालिक की तलाश करने लगा। उसके मन में केवल एक ही बात थी। जिसका भी ये बैग होगा वो बहुत परेशान होगा। मुझे इसे जल्द से जल्द उसके मालिक तक पहुंचाना चाहिए। रमेश, तेरी यही सोच तुझे सबसे अलग बनाती है। तू हमेशा दूसरों का दर्द पहले समझता है। बहुत पुरानी बात है। एक जंगल में एक मौका परस्त और धूर्त सियार रहता था। उसी जंगल में रहने वाले एक ऊंट से उसकी मित्रता थी। दोनों रोज नदी किनारे मिलते और ढेर सारी बातें किया करते थे। दोनों दोस्त घंटों नदी के पास बैठकर अपना सुख दुख बांटते थे। कहो मित्र, कैसे हो? बहुत दिनों बाद दर्शन हुए। अभी तो अच्छा हूँ मित्र, पर तुम बताओ कि तुम कैसे हो? मैं भी ठीक हूँ मित्र। बातों ही बातों में समय कैसे कट जाता उन्हें पता ही नहीं चलता। सियार अपनी प्रवृत्ति के अनुसार
चालाक और धूर्त था, लेकिन ऊंट सीधा साधा और समझदार था। यूं ही दिन गुजर रहे थे। एक दिन सियार को एक कौवे ने बताया कि अरे सियार, क्या तुम जानते हो कि नदी पार स्थित खेत में लगे तरबूज पक चुके हैं? अच्छा, सच में? मीठे रसदार तरबूज के बारे में सोचकर ही उसके मुंह में पानी आ गया और वो नदी पार कर जाने की तरकीब सोचने लगा, लेकिन उसके लिए नदी पार कर पाना संभव नहीं था। कितनी बड़ी नदी है, मैं कैसे नदी पार करूंगा? मुझे तो तैरना भी नहीं आता, लेकिन तरबूज खाना भी तो जरूरी है। वो तरबूज का लालच अपने मन से निकाल नहीं पा रहा था। अंत में उसे अपने मित्र ऊंट की याद आई। अरे याद आया, मेरा दोस्त ऊंट भी तो है, चलकर मैं उससे सहायता मांगता हूँ। और वो तुरंत उससे मिलने चल पड़ा। जब वो ऊंट के पास पहुंचा तो उसका स्वागत करते हुए ऊंट बोला, आओ मित्र आओ, कहो आज दोपहर को ही कैसे आ गए? हम तो शाम को नदी किनारे मिलने वाले थे। मित्र, मैं तुम्हें नदी पार के खेत में लगे तरबूज के बारे में बताने आया हूँ। क्या बताने आए हो? मुझे पता लगा है कि वहाँ के सारे तरबूज पक गए हैं और मैं जानता हूँ कि तुम्हें तरबूज काफी पसंद है। हाँ हाँ, बहुत पसंद है। मुझे मीठे और रसीले फल हमेशा से अच्छे लगते हैं। उन्हें देखकर ही मेरा मन खुश हो जाता है। ऐसे मीठे तरबूज खाकर तुम जरूर खुश होगे और तुम्हारी खुशी में ही मेरी खुशी है। पता चलने पर मैं कैसे तुम्हें बताने नहीं आता, बस इसलिए दौड़ा चला आया। ऊंट जल्दी जल्दी नदी पार करके खेत जाने की तैयारी करने लगा। ये देख सियार बोला, मित्र, मुझे भी तरबूज पसंद है। मैं भी तरबूज खाना चाहता हूँ, लेकिन क्या करूँ, मैं तैर नहीं सकता ना। खैर कोई बात नहीं, तुमने तरबूज खाए तो मैं समझ लूंगा कि मैंने भी खा लिया। कैसी बात करते हो मित्र? क्या मैं तुम्हें यहाँ छोड़कर जा सकता हूँ? अरे, मैं तुम्हें अपनी पीठ पर लादकर नदी पार के खेत में ले चलूंगा और हम दोनों मजे से तरबूज का स्वाद लेंगे। तो सियार खुश हो गया। ऊंट ने सियार को अपनी पीठ पर बिठाकर नदी पार करने लगा। अरे वाह ऊंट भाई, तुम नदी को कितनी आसानी से पार कर रहे हो। वाह, मजा आ गया। हाँ हाँ सियार भाई, शरीर बड़ा होने का कुछ न कुछ फायदा तो उठाना ही चाहिए ना। कुछ ही देर में दोनों तरबूज के खेत में पहुंच गए। सही कहा था सियार भाई, वाकई तरबूज काफी अच्छे हैं। वहाँ दोनों ने जमकर तरबूज खाए। जब सियार का पेट भर गया तो वो खुश होकर हुआ हुआ की आवाज निकालने की कोशिश करने लगा। अरे रे रे रे, तुम शोर मत मचाओ सियार, अभी मेरा पेट भरा नहीं है। लेकिन मैं क्या करूं? मुझे अब रहा नहीं जा रहा है, क्योंकि मेरा पेट तो भर चुका है। देखो, मेरा पेट भरा नहीं है, थोड़ी देर और रुको, मुझे खा लेने दो। नदी पार करते समय जितना शोर मचाना हो मचा लेना। और सियार नहीं माना। सियार की आवाज खेत से कुछ दूरी पर रहने वाले किसान के कानों में पड़ गई। वो समझ गया कि खेत में कोई घुस आया है। हाथ में लाठी लेकर वो खेत की तरफ दौड़ा। अरे अरे, कौन है? कौन है मेरे खेत में? अभी आ रहा हूँ। दूर से किसान को देखकर सियार पहले ही भागकर एक पेड़ के पीछे छुप गया था, लेकिन अपने विशाल शरीर के कारण ऊंट के लिए कहीं छिपना संभव नहीं था, इसीलिए वो वहीं खड़ा रह गया। अरे, इस ऊंट ने तो मेरा सारा खेत बर्बाद कर दिया। अभी बताता हूँ इसे। अपने खेत में ऊंट को देखकर किसान आग बबूला हो गया और किसान ने लाठी से पीटना शुरू कर दिया और पीटते पीटते खेत से बाहर खदेड़ दिया। ऐसी जबरदस्त धुनाई के बाद बेचारा ऊंट दर्द से कराहते हुए खेत के बाहर खड़ा था। मामला शांत होने पर पेड़ के पीछे छुपा सियार चुपके से खेत से निकलकर उसके पास आ गया। अरे सियार, जब तुमने तरबूज खा लिया तो इतना ज्यादा शोर मचाने की क्या जरूरत थी? तुम्हारे चिल्लाने की आवाज सुनकर ही वो किसान मेरे पास आ गया और मेरी पिटाई करने लगा, और ये सब सिर्फ तुम्हारे कारण ही हुआ। ऊंट भैया, माफ कर दो, मेरी वजह से तुम्हें मार पड़ गई।
अरे जब मैं तरबूज खा रहा था तो मेरा पेट पहले भर गया था यार। और जब मेरा पेट भर जाता है तो जब तक मैं हुआ हुआ की आवाज ना निकालूं मेरा खाना ही लेकिन नहीं मेरा पचता। पेट तो भरा नहीं था ना, और तुम अपने भोजन पचाने की चिंता करने लगे। क्या तुम्हें मेरी दोस्ती का जरा भी ख्याल नहीं आया? सियार का उत्तर सुनकर ऊंट को बहुत क्रोध आया था, लेकिन वो चुप रहा। ऊंट चुपचाप नदी की ओर बढ़ने लगा। पीछे से सियार भी नदी के पास पहुंच गया और ऊंट की पीठ पर बैठ गया। नदी के बीच मझधार में पहुंचकर ऊंट ने पानी में डुबकी लगा दी। अरे 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 अरे, ये क्या कर रहे हो मित्र? अरे तुम जानते नहीं हो कि मुझे तैरना नहीं आता। इस तरह करोगे तो मैं तो डूब ही जाऊंगा ना। डूब ही जाओगे तो मैं क्या करूं भाई? मुझे तो अब लौटने की इच्छा हो रही है। अरे बाद में लौटना, पहले मुझे किनारे तक पहुंचा दो। दोस्ती में ये सब नहीं होता। नहीं सियार, मुझे खाने के बाद पानी में ऐसे ही डुबकी लगाने की आदत है, और खाना हजम करने के लिए नदी में डुबकी लगाना भी जरूरी होता है। अरे अरे ऐसा मत करो यार, अपनी दोस्ती का जरा ख्याल ही करो। क्यों ख्याल करूं? ये तो तुम्हें भी सोचना चाहिए था मुझसे दोस्ती करते समय। अब तो मुझे रहा नहीं जा रहा है। अब सियार को समझ आ गया कि ऊंट उसके किए का बदला ले रहा है, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी, क्योंकि ऊंट पहले भी सियार से कई बार धोखा खा चुका था। तुम दोस्ती के लायक नहीं हो सियार, इसलिए अब नहीं रुक सकता। सियार को तैरना नहीं आता था, इसीलिए सियार नदी में डूब गया और बह गया। फिर ऊंट ने बहुत आसानी से नदी को पार कर लिया। आज ऊंट ने सियार को उसके करने की सजा दे दी थी। इस कहानी से ये सीख मिलती है कि किसी के साथ बुरा करने का नतीजा खुद के लिए भी बुरा ही होता है। जो बोगे वही काटोगे, यानी आप दूसरों के साथ जैसा व्यवहार करेंगे वे भी आपके साथ वैसा ही व्यवहार करेंगे। साथ ही ये कहानी सिखाती है कि अगर कोई सिर्फ आपका फायदा उठाता है और तकलीफ में आपका साथ नहीं देता, तो बहुत अच्छा बने रहने का कोई फायदा नहीं है। जैसे को तैसा की नीति अपनानी चाहिए और स्वार्थी व धूर्त लोगों को उनके किए का सबक सिखाना ही चाहिए।